कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। तारीख है 8 जून 2025। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा। आज हम कानूनी दुनिया से कुछ बहुत ही अहम और सोचने लायक खबरें लेकर आए हैं। उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज की सुर्खियों में क्या है खास? शुरुआत शायद सुप्रीम कोर्ट से करें। वहां एक काफी पुराना मामला फिर से चर्चा में है। वो मोहित सुरेश हरचंद राय बनाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड वाला केस। एक किराएदारी का झगड़ा था जो करीब 25 साल से अटका हुआ था। 25 साल? तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर इतनी लंबी देरी पर बहुत गहरी चिंता जताई है। 25 साल तो ये तो न्याय में देरी का एक बड़ा ही उदाहरण हो गया। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कुछ निर्देश दिया है। बिल्कुल, सिर्फ चिंता नहीं जताई, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बाकायदा आग्रह किया है कि भाई ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। अब सिर्फ चिंता से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में सुधार चाहिए। सही बात है। क्योंकि ऐसी देरी से तो आम आदमी का भरोसा ही उठ जाता है ना न्याय व्यवस्था से। बिल्कुल सही कहा। और भरोसे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है जो शायद पीड़ितों के अधिकारों को थोड़ी और मजबूती देगा। वो सीआरपीसी की धारा 372 से जुड़ा है। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि जो अपराध के पीड़ित हैं, विक्टिम्स, वो बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, भले ही वो मूल शिकायतकर्ता ना हो। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, जो चेक बाउंस के मामले होते ना, धारा 138 एनआई एक्ट वाले, उनमें भी शिकायतकर्ता को पीड़ित ही माना जाएगा। वो भी बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। तो ये तो एक और रास्ता खुल गया न्याय पाने का, खासकर उनके लिए जिन्हें लगता था कि भाई बरी करने का फैसला सही नहीं था। निश्चित रूप से ये एक तरह से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता प्रोसीजरल फेयरनेस उसको बढ़ावा देता है। पीड़ितों को, शिकायतकर्ताओं को ज्यादा ताकत मिलती है। न्याय तक पहुंच सही मायनों में थोड़ी और बेहतर होती है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानूनी बाजार, लीगल मार्केट से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है। वो विदेशी लॉ फर्म्स की भारत में एंट्री को लेकर चीफ जस्टिस BR गवई ने कुछ कहा है इस पर। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की इस कदम का समर्थन किया है। उनका मानना है कि विदेशी लॉ फर्म्स और वकीलों को अगर अनुमति मिलती है तो इससे भारत को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक हब बनने में काफी मदद मिलेगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसका कुछ असर भारतीय वकीलों पर भी तो पड़ेगा, खासकर छोटी फर्म्स पर। कंपटीशन बढ़ेगा शायद। चुनौती तो है, बिल्कुल है, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता आएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी। तो भारतीय कानूनी क्षेत्र को भी सीखने का और बेहतर होने का मौका मिलेगा। और चीफ जस्टिस का जोर शायद इसी बात पर है कि ये भारत को दुनिया के आर्बिट्रेशन मैप पर ले आएगा। समझ गया। अच्छा, अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ भी देख लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं जो काफी ध्यान खींच रहे हैं। जी, पहला मामला तो श्रावस्ती जिले का है। वहां 27 मदरसों के खिलाफ विध्वंस जैसी किसी भी जबरिया कार्रवाई पर कोर्ट ने 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। अच्छा, और दूसरा मामला एक BBC पत्रकार से जुड़ा है। उन्हें पासपोर्ट NOC देने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। ये मामला सुनने में आया है मस्जिद विध्वंस की रिपोर्टिंग से जुड़ा था। तो इन दोनों मामलों में अदालत का जो रुख है वो क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि अदालतें जो प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस और जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हें कितनी गंभीरता से ले रही हैं। पहले मामले में बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये संदेश है। सही। दूसरे में शायद प्रेस की आज़ादी और व्यक्ति के अधिकारों का सवाल जुड़ा है। अदालतें ये पक्का कर रही हैं कि कोई भी एक्शन कानून के दायरे में और निष्पक्ष तरीके से हो। हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये सॉल्व करना जरूरी है। और आखिर में मुंबई की एक अदालत का फैसला, घरेलू हिंसा के मामले में मुआवजा काफी बढ़ा दिया गया है। वो मुआवजे की रकम 5 लाख रुपए से सीधे 1 करोड़ कर दी गई। 1 करोड़? जी। और अदालत ने ये फैसला पति के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, जिसे करोड़पति बताया गया, उसको ध्यान में रखकर किया। ये दिलचस्प है। मुआवजा तय करते समय सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जो दे रहा है उसकी क्षमता और उसका लाइफस्टाइल भी देखा जा रहा है। बिल्कुल सही। ये फैसला इसी बात पर रोशनी डालता है कि भाई न्याय करते समय जो सामाजिक आर्थिक हकीकतें हैं, जैसे कि दूसरी पार्टी का स्टेटस क्या है, उनकी पेमेंट कैपेसिटी क्या है, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं।
घरेलू हिंसा के मामलों में ये एक अहम नज़ीर बन सकता है शायद। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की, अदालती देरी की चिंता से लेकर पीड़ितों के अधिकारों का बढ़ना, लीगल मार्केट का भविष्य और कैसे अदालतें मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात भी है। एक तरफ तो देखिए सुप्रीम कोर्ट रेलवे को कह रहा है कि तकनीक अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी लाओ ताकि झगड़े कम हो, और दूसरी तरफ ब्रिटेन में वकील पकड़े गए हैं जो एआई से बने नकली फेक केस का हवाला दे रहे थे कोर्ट में। अरे है ना, विरोधाभास। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि न्याय व्यवस्था में ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ इसके खतरे शुरू हो जाते हैं। वाकई तकनीक और उसके जोखिम, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए इसी सवाल के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज को यहीं रोकते हैं। मैं हूं मयूर खान और मैं अश्लेषा अरोड़ा। सुनने के लिए धन्यवाद।